नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। मित्रों, एक स्त्री के 3 सवाल। दुनिया में वो ऐसी कौन सी चीज है जो हर इंसान को चाहिए मगर वो उसे पा नहीं सकता? सबसे भारी चीज क्या है और सबसे तेज दौड़ने वाली चीज क्या है? तो दर्शकों, बने रहिए हमारी इस कहानी में। आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी एक नाई की चतुर पत्नी के बारे में है जो अपनी समझदारी और सूझबूझ से अपने घर को संपन्न बना लेती है। उसकी 3 महत्वपूर्ण बातें इतनी ज्ञानवर्धक होंगी कि अगर कोई भी स्त्री या पुरुष इन बातों को अपने जीवन में उतार ले तो उनका फूटा हुआ घर भी महल बन सकता है और उनका जीवन खुशहाल हो सकता है। तो दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की ज्ञानवर्धक कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक नाई अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी और उनके पास धन धान्य की बहुत कमी थी। नाई दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उनकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती थी। उनकी हालत से परेशान होकर नाई की पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा, तुम्हारी मेहनत तो बहुत है, पर शायद हमारे जीवन में कुछ समझदारी की कमी है। आज मैं तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ। अगर तुम इन सही तरह से समझकर अमल में लाओगे तो हमें कभी भी धन और सुख की कमी नहीं रहेगी। इन 3 गुणों को अपनाने से न केवल घर में सुख शांति रहेगी, बल्कि जीवन में भी हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति मिलती रहेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे समझदारी, धैर्य और प्रबंधन से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए आज की ये कहानी हम शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसमें एक नाई रहता था। उसका नाम राम सिंह था। राम सिंह का पूरे गांव में बहुत नाम था, क्योंकि वो न केवल अपने काम में कुशल था बल्कि गांव के लोगों के साथ उसका अच्छा व्यवहार था। बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था। उसकी एक छोटी सी नाई की दुकान थी जो गांव के ठीक बीचों बीच में थी। इसी तरह से उसकी दुकान पर हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता था। राम सिंह के बाल काटने के हुनर की गांव में खूब चर्चा होती थी। वह बड़ी सफाई और बारीकी से काम करता था, जिसके कारण गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। राम सिंह की दुकान पर बाल कटवाने के लिए आने वाले लोग केवल बाल कटवाने ही नहीं आते थे, बल्कि अपने दिन भर की थकान मिटाने, बातें करने और एक दूसरे से गप्पे मारने भी आते थे। उनकी दुकान मानो एक ऐसा स्थान बन चुकी थी जहां गांव के लोग अपने छोटे मोटे दुख बांट सकते थे। दुकान में अक्सर लोग इकट्ठा होते और कई विषयों पर चर्चा करते थे। कभी कभी वे गांव की फसल, मौसम की बातें भी करते थे, तो कभी कभी गांव के किसी बड़े आयोजन की तैयारी की योजनाएं बनाते थे। राम सिंह भी बातचीत में भाग लेता था और अपने सुझाव देता था। उसकी बातें बहुत ही समझदारी और सादगी भरी होती थी, जो गांव के लोगों को बहुत पसंद आती थी। राम सिंह का स्वभाव इतना शांत और मिलनसार था कि लोग उसके पास अपनी निजी समस्याएं भी बताने चले आते थे। वह हर किसी की बात से ध्यान से सुनता और अपनी सूझबूझ से उन्हें हल सुझाता, अपनी सूझबूझ से उन्हें सुझाव देता था। उसके दुकान पर ऐसा माहौल होता था कि वहां जाकर हर किसी को सुकून मिलता था। राम सिंह की दुकान केवल एक बाल कटवाने की जगह नहीं थी, बल्कि यहाँ गांव का सामाजिक केंद्र बन गई थी, जहां सभी मिलकर गपशप करते थे, हंसते खेलते और अपनी परेशानियों को कुछ समय के लिए भूल जाते थे। मित्रों, उधर राम सिंह की पत्नी राधिका भी गांव में अपनी चतुराई और समझदारी के लिए जानी जाती थी। राधिका अपनी बुद्धिमान निर्णयों और सूझबूझ के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। एक दिन राम सिंह ने देखा कि उसका काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गांव के लोग अपने काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में जाने लगे थे, जिससे
उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या घटने लगी थी। इस कारण उसकी आमदनी पर बुरा असर पड़ गया था और वह चिंता में डूबता जा रहा था कि जब घर का खर्च कैसे चलेगा। राम सिंह ने अपनी यह चिंता राधिका के सामने रखी और उससे सलाह मांगी। राधिका ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कुछ देर सोचने के बाद अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, क्यों ना तुम अपने काम में कुछ नया खास करने का प्रयास करो, बाल काटने का तरीका थोड़ा बदलो और लोगों को कुछ नया अनुभव दो। अगर लोग तुम्हारी दुकान में कुछ खास और अलग महसूस करेंगे तो वे खुद ब खुद तुम्हारे पास आने लगेंगे। राम सिंह पहले तो थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि उसने हमेशा उसी पारंपरिक तरीके से काम किया था और कभी किसी बदलाव के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन राधिका की बातों में दम था और उसने महसूस किया कि शायद ये बदलाव ही उसके व्यवसाय को फिर से जीवित कर सकता है। राम सिंह ने राधिका की सलाह पर गहराई से विचार किया और तय किया कि वह अपने काम में कुछ नया करने की कोशिश करेगा। राधिका ने सुझाव दिया कि वह न केवल बाल काटे बल्कि ग्राहकों के लिए छोटे छोटे आरामदायक इंतजाम भी करे, जैसे बाल काटने से पहले तेल से सिर की मालिश करे और बाल काटने के बाद हल्की सी जलपान की व्यवस्था करे। उसने कहा कि अगर लोग कुछ अलग विशेष महसूस करेंगे तो वे जरूर उसकी दुकान पर वापस आएंगे और दूसरे लोगों को भी अपने आने के लिए कहेंगे। राम सिंह ने अपनी पत्नी की इस योजना को अपनाने का फैसला किया। अगले दिन राम सिंह ने राधिका की सलाह को पूरे मन से अपनाया। उसने केवल बाल काटने का तरीका न बदला बल्कि ग्राहकों के लिए एक विशेष और आरामदायक अनुभव भी तैयार किया। अब बाल काटने समय वह लोगों से हंसी मजाक करता था, उनकी समस्याओं को सुनता था और उन्हें हल्की फुल्की बातें बताकर खुश करता था। उसने हर ग्राहक के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव बनाने की कोशिश की। यह नई तरकीब गांव के लोगों को खूब पसंद आई। धीरे धीरे उसकी दुकान पर फिर से भीड़ जुटने लगी और उसका व्यवसाय फिर एक बार रफ्तार पकड़ने लगा। राम सिंह की दुकान पर उमड़ने वाली भीड़ और उसके काम की बढ़ती लोकप्रियता ने गांव के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया। इस चर्चा के बीच गांव के जमींदार तक भी राम सिंह की काबिलियत की खबर पहुंच गई। जमींदार के बारे में कहा जाता था कि वह बड़े ही कठिन मिजाज का आदमी था और उसकी दाढ़ी बड़ी घनी और काफी लंबी थी। इस कारण से गांव में कोई भी नाई उसकी दाढ़ी को सही तरीके से नहीं संवार सकता था। जमींदार को अपनी दाढ़ी के लिए एक कुशल नाई की जरूरत पड़ती थी जो उसकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। जमींदार ने राम सिंह के काम की तारीफ सुनी थी और उसने उसे अपने घर बुलाने का निश्चय किया। उसने राम सिंह को बुलावा भेजा ताकि वह उसकी दाढ़ी को संवार सके। राम सिंह को जमींदार का संदेश मिला तो वह थोड़ा घबरा गया। उसे पता था कि जमींदार एक सख्त और प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर उसकी उम्मीद पर वह खरा नहीं उतर पाया तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। राम सिंह ने सोचा कि अगर जमींदार उसकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हुआ तो वह उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। राम सिंह के मन में कई तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि क्या वह इस चुनौती को स्वीकार करे या जमींदार के बुलावे को टाल दे। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि भागने से समस्या का हल नहीं होगा। उसने सोचा कि अगर मैं भाग जाऊंगा तो मेरे और भी ग्राहक कम हो जाएंगे। शायद मुझे इस बात के बारे में राधिका से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी सलाह से पहले भी उसके काम को दिशा दी थी। राम सिंह ने राधिका से अपनी चिंता व्यक्त की और उसे मार्गदर्शन मांगा। उसकी पत्नी राधिका ने उसे धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने की सलाह दी। राधिका ने राम सिंह को दिलासा देते हुए कहा कि तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जमींदार का काम इतना कठिन नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है।
बस वही करना है जो मैंने बताया है। राधिका की बातों ने राम सिंह को थोड़ी तसल्ली दी थी, लेकिन फिर भी वह भीतर ही भीतर घबराया हुआ था। अगले दिन सुबह सुबह जमींदार के महल से संदेशा आता है कि राम सिंह को तुरंत दरबार में हाजिर होना है। ये सुनकर राम सिंह के दिल की धड़कनें तेज हो गई, पर राधिका ने उसे फिर से डांडत बंधाते हुए कहा, याद रखना, बस वही करना जो मैंने कहा है और किसी बात की चिंता मत करना। राधिका की बातों का विश्वास करते हुए राम सिंह ने तय किया कि वह हर परिस्थिति का सामना करेगा। सुबह राम सिंह राधिका की हिदायत को अपने मन में लिए हुए जमींदार के महल में पहुंच जाता है। महल का वैभव और जमींदार की शान शौकत देखकर वह भी अधिक प्रभावित हो गया। अब उसने दरबार में कदम रखा तो देखा कि जमींदार के एक बड़े से सिंहासन पर बैठा है और उसकी दाढ़ी को देखकर राम सिंह की सांसें थम गई। जमींदार ने दाढ़ी इतनी लंबी, घनी और उलझाई हुई थी कि उसे देखकर राम सिंह को लगा कि इसे संवारने में उसकी पूरी उम्र न बीत जाए। राम सिंह ने खुद को संभालते हुए काम शुरू किया। उसने जमींदार की दाढ़ी को सहजाने और काटने की कोशिश की, लेकिन दाढ़ी इतनी उलझी हुई थी कि उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। उसकी हिम्मत धीरे धीरे टूटने लगी, पसीने की बूंदें उसके माथे पर छलकने लगी थी। उधर जमींदार के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ दिखाई देने लगी। वो बार बार राम सिंह को गुस्से से घूर रहा था और पूछता था, तुम्हें ये काम आता भी है या नहीं? राम सिंह का मन डर से थर थर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे अपनी पत्नी राधिका की बताई हुई बात याद आई। राम सिंह ने जमींदार से विनम्रता पूर्वक कहा, हुजूर, आपकी दाढ़ी तो वाकई बहुत शानदार और अनूठी है। इसे काटने से पहले मुझे कुछ खास तैयारी की आवश्यकता पड़ेगी ताकि मैं इसे सही तरीके से सजा सकूं। इसके लिए मुझे एक विशेष औजार की जरूरत है जो इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी के पास है और उसे लाने में मुझे थोड़ा सा समय लग सकता है। जैसे ही उसे ले आऊंगा, आपकी दाढ़ी बिल्कुल एकदम सुंदर तरीके से संवर जाएगी। राम सिंह की यह बात सुनकर जमींदार को थोड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वह उसकी बातों से खुश भी हुआ। उसने सोचा कि उसकी दाढ़ी वाकई कुछ खास है, तभी तो इसे संवारने के लिए नाई को विशेष तैयारी और विशेष औजार की जरूरत पड़ेगी। उसने राम सिंह को घर जाने की अनुमति दे दी और कहा, ठीक है, जाओ और अपनी पत्नी पर से वह खास औजार लेकर के आओ। देखना चाहता हूं कि तुम्हारी पत्नी के पास जो औजार है वह मेरी दाढ़ी को किस तरह से निखार सकता है। राम सिंह राहत की सांस लेते हुए महल से बाहर निकला और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने सारी बात राधिका को बताई। राधिका उसकी बातें सुनकर थोड़ी मुस्कुराई। अब सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। कल सुबह मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी और जमींदार की दाढ़ी के खास तरीके से संवारने में तुम्हारी मदद करूंगी। राम सिंह ने राधिका की बातों से थोड़ी राहत महसूस की। अगली सुबह राधिका खुद तैयार होकर राम सिंह के साथ महल की ओर रवाना हुई। उसने एक छोटा सा थैला भी साथ में लिया हुआ था। उसने कुछ तेल, कंघी और कपड़े के कुछ टुकड़े रखे हुए थे। दोनों महल पहुंचे और वहां उन्होंने सीधे जमींदार के दरबार में बुलाया गया। राधिका जब जमींदार के महल में पहुंची तो उसके पास एक छोटी सी थैली थी जिसमें उसने कुछ खास चीजें छुपा कर रखी थी। जब जमींदार ने राधिका को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने सोचा कि एक साधारण नाई की पत्नी उसकी दाढ़ी को ठीक करने में आखिर कैसे मदद कर सकती है। राधिका ने जमींदार को आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपकी दाढ़ी तो सचमुच बहुत ही विशेष और सुंदर है। इसे संवारने के लिए एक खास नुस्खा है जो मैंने अपने पुरखों से सीखा है। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकती हूँ। जमींदार को राधिका की बातों में कुछ अनोखा लगा और उसने उसे सहमति दे दी। हालांकि उसके मन में
अब भी उत्सुकता थी कि राधिका आखिर क्या करने वाली है। राधिका ने अपनी थैली से एक छोटी सी कांच की बोतल निकाली। उसमें एक खास तेल था। उसने तेल जमींदार की दाढ़ी में धीरे धीरे लगाना शुरू किया और कहा, महाराज, इस तेल से आपकी दाढ़ी के उलझे हुए बाल खुद ब खुद शुद्ध हो जाएंगे, आराम से संवर जाएंगे। ऐसे ही राधिका ने तेल लगाया, दाढ़ी के उलझे हुए बाल धीरे धीरे सुलझने लगे। राम सिंह हैरान था कि एक इतना कठिन काम इतना आसान हो गया। राधिका ने बड़े ही नफासत और धैर्य से दाढ़ी को कंघी करना शुरू किया और उलझे बाल एक एक करके सुलझाने लगी। जमींदार इस बदलाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और मन ही मन राधिका की समझदारी और सूझबूझ की तारीफ करने लगा। दाढ़ी को पूरी तरह सुलझाने के बाद राधिका ने राम सिंह को इशारा किया कि वह अब दाढ़ी को काटने का काम शुरू कर दे। राम सिंह ने राधिका के द्वारा दिए गए तेल और कंघी का उपयोग करते हुए बड़ी सफाई से जमींदार की दाढ़ी को संवारने और बालों को काटने का काम शुरू कर दिया। उसने पूरे ध्यान और बड़ी नफासत से के साथ दाढ़ी को धीरे धीरे एक सुंदर आकार देना शुरू किया। जमींदार का चेहरा संतोष से भरता जा रहा था, क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि उसकी दाढ़ी पहले से कहीं अधिक खूबसूरत और आकर्षक दिखने वाली है। राम सिंह ने अपनी कुशलता से दाढ़ी को ऐसा रूप दिया कि जमींदार खुद आईने में देखकर मुस्कुरा उठा। दाढ़ी अब न केवल सजी सवरी थी, बल्कि उसमें एक अलग ही चमक आ गई थी। जमींदार ने राम सिंह और राधिका की कुशलता देखकर उनकी तारीफ की, लेकिन उसकी नजर राधिका की चतुराई पर टिकी हुई थी। उसने हंसी मजाक के लहजे में राधिका से कहा, तुम्हारी समझदारी ने मुझे वाकई हैरान कर दिया है। शायद ही कोई तुम्हारे जितना समझदार होगा, लेकिन बताओ, क्या तुम इतनी चतुर हो कि मेरे और कुछ सवालों के जवाब दे पाओगी? राधिका ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। जमींदार, आप जो भी पूछेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सही जवाब दे सकूं। जमींदार ने चालाकी से कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही सही जवाब दे सकोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे पति को बहुत बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें मेरे महल में मेरी सेविका बनकर रहना होगा। राधिका के आत्मविश्वास से भरे जवाब ने जमींदार को चुनौती देने का मौका दे दिया, लेकिन जैसे ही राम सिंह ने यह सुना कि उसके तो होश ही उड़ गए। उसे लगा कि राधिका ने अनजाने में एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मैं सोचने लगा कि अगर राधिका जवाब नहीं दे पाई तो दोनों के लिए बड़ा ही कठिन हो जाएगा, लेकिन राधिका के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसने अपनी पत्नी पर भरोसा करने का निश्चय किया। जमींदार ने पहले सवाल के बारे में सोचा, फिर कुछ पल के बाद उसने कहा, राधिका, मेरा पहला सवाल है कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली चीज क्या है? राधिका ने जमींदार के पहले सवाल का जवाब देने से पहले कुछ देर तक गहराई से सोचा, फिर आत्मविश्वास के साथ उसने कहा, महाराज, इस दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली चीज इंसान की सोच है। सोचने की गति इतनी तेज होती है कि वह एक पल में ही कहीं भी जा सकती है, चाहे वो अतीत में किसी याद को देखने या भविष्य के किसी जमाने तक जाने की सोच हो। सोच से तेज और कुछ नहीं दौड़ सकता। इसे हम मन भी कहते हैं। मन और सोच की एक ही गति होती है। मन जितनी रफ्तार से दौड़ता है, सोच भी उतनी ही तेज भागती है। यही आपके पहले सवाल का उत्तर है। मित्रों, जमींदार राधिका के इस जवाब से भीतर ही भीतर प्रभावित होता है, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। उसने चेहरे पर गहरी सोच का भाव रखते हुए सिर हिलाते हुए कहा, उसके जवाब को स्वीकार कर लिया। उसे महसूस हुआ कि राधिका साधारण महिला नहीं है। उसके पास गहरी समझ और सूझबूझ है। कुछ पलों तक गंभीरता से सोचने के बाद जमींदार ने दूसरा सवाल राधिका से पूछा, बुद्धिमानी को
और भी अच्छे से परखना चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है राधिका, अब मेरा दूसरा सवाल सुन। इस दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? राधिका ने कुछ क्षण सोचने के बाद और विचार किया और फिर जवाब दिया, महाराज, इस दुनिया में सबसे भारी चीज इंसान का वचन है। जब कोई व्यक्ति एक वचन देता है तो उसे निभाना सबसे कठिन होता है। वचन निभाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसे जिम्मेदारी का बोझ सबसे भारी होता है। इसे निभाने के लिए बहुत आत्म संयम, ईमानदारी और सम्मान की जरूरत होती है। अगर कोई अपना वचन नहीं निभाता तो ये उसकी प्रतिष्ठा और ईमानदारी को तोड़ने के समान होता है। यही कारण है कि वचन सबसे भारी चीज है। जमींदार ने राधिका का जवाब सुना और गंभीरता से सिर हिलाया। मैं अब समझ चुका था कि राधिका न केवल बुद्धिमान बल्कि वह जीवन के गहरे अर्थों को भी जानती है। उसने महसूस किया कि राधिका के जवाबों में सच्चाई और गहरी समझ है। मैं मन ही मन उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना करने लगा। उसके बाद जमींदार ने तीसरा और अंतिम सवाल पूछने का निश्चय किया। वह थोड़ी देर के लिए रुका और फिर मुस्कुराते हुए बोला, राधिका, मेरा तीसरा और अंतिम सवाल यह है, इस दुनिया में ऐसा क्या है जो हर इंसान को चाहिए लेकिन कोई उसे पा नहीं सकता? राधिका ने जमींदार के तीसरे सवाल का जवाब देने के लिए कुछ देर तक विचार किया, फिर मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, इस दुनिया में हर इंसान को संतोष चाहिए लेकिन कोई उसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता। इंसान की अच्छाइयां कभी खत्म नहीं होती। अब वो एक चीज पा लेता है तो दूसरी की लालसा हो जाती है। यही कारण है कि संतोष एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए लेकिन इसे पूरी तरह से हासिल करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हे राधिका, ये जवाब सुनकर जमींदार चकित रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी गहरी समझ और बुद्धिमानी से उसके सवालों का जवाब दे पाएगा। अपनी हार स्वीकार करते हुए उसने कहा, राधिका, तुमने मेरे तीनों सवालों का सही सही जवाब दिया है। अब मैं अपने वादे के अनुसार तुम्हें और तुम्हारे पति को एक बड़ा इनाम दूंगा। जमींदार ने राम सिंह और राधिका को अपने महल के भीतर आमंत्रित किया। महल की भव्यता देखकर राम सिंह और राधिका दोनों ही हैरान थे, लेकिन राधिका के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। जमींदार ने उन्हें दरबार में बैठने का आदेश दिया और कहा, तुम दोनों ने अपने हुनर, बुद्धिमानी से मुझे प्रभावित किया है। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जिससे तुम वास्तव में हकदार हो। जमींदार ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे खजाने से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली लेकर के आए। कुछ ही देर में सेवक सोने के सिक्कों से भरी एक थैली लेकर के आए और जमींदार ने उसे राधिका और राम सिंह को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत और चतुराई का फल है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे परिवार के पास इस गांव में जितनी जमीन है तुम चाहो वह भी तुम्हारी हो सकती है। राम सिंह को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसे इतना बड़ा इनाम मिलेगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वह जमींदार की उदारता की सराहना करते हुए बस मुस्कुरा रहा था। उधर राधिका भी जमींदार को धन्यवाद दिया, लेकिन उसकी चतुराई यहीं पर खत्म नहीं हुई। विनम्रता से मुस्कुराते हुए राधिका ने कहा, जमींदार, आपका ये इनाम हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी कृपा और उदारता के लिए हम आपके आभारी हैं, लेकिन मैं और एक विनती करना चाहती हूँ। उसने कहा, महाराज, हमारे गांव में कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे बहुत गरीब हैं। उन्हें तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। अगर आप चाहें तो इस इनाम का कुछ हिस्सा उनके लिए भी रख सकते हैं ताकि उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। जमींदार राधिका की इस विनम्रता और दयालुता से बहुत प्रभावित होता है। उसने कहा, तुम्हारी सोच और विचार बहुत ही महान है। राधिका, तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं वादा करता हूँ कि गांव के गरीबों की मदद करूंगा और तुम्हारे कहे अनुसार उन्हें भी कुछ जमीन का हिस्सा दूंगा।
ये सुनकर राम सिंह और राधिका की खुशी दुगनी हो गई। गांव में ये बात बहुत तेजी से फैल गई कि राम सिंह की पत्नी राधिका ने अपनी चतुराई से जमींदार को भी मोहित कर लिया है। हर घर में राधिका की तारीफ होने लगी और लोग उसकी सूझबूझ और बुद्धिमानी की कहानियां एक दूसरे को कहने लगे। राम सिंह और राधिका का जीवन अब पहले से काफी अच्छा हो गया था। राम सिंह की दुकान पर अब और भी अधिक लोग आने लगे थे, क्योंकि वे न केवल उसकी कला बल्कि उसकी पत्नी की चतुराई और समझदारी की भी प्रशंसा करने लगे थे। राम सिंह और राधिका दोनों मिलकर गांव के लोगों की मदद करते हैं। धीरे धीरे उनका नाम पूरे इलाके में फैल जाता है। इस तरह राधिका की चतुराई और राम सिंह की मेहनत न केवल उन्हें सम्मान और धन दिलाया, बल्कि गांव में उनकी एक अलग पहचान बन गई। अब उनका जीवन खुशियों से भर चुका था और उन्हें कई गरीबों के जीवन को भी सुखी बना दिया था। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से राधिका ने 3 महत्वपूर्ण बातों की शिक्षा दी है, जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 बातें ये हैं। नंबर 1 संतोष, नंबर 2 बुद्धि और नंबर 3 धैर्य। मित्रों, आइए तीनों गुणों पर हम विस्तार से वर्णन करते हैं। पहला है संतोष। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो राधिका ने सिखाई वह है संतोष। संतोष एक ऐसा गुण है जो जीवन में खुशियां और सुकून लाता है। जो लोग संतोषी होते हैं वे परिस्थिति में खुश रहते हैं। अगर किसी को कम मिलता है तो वे संतोष के साथ उसे स्वीकार करते हैं, और यदि उसे अधिक मिलता है तो अपनी संतोष की भावना से उसे भी समान रूप से संभालते हुए। संतोष के बिना इंसान हमेशा असंतुष्ट रहता है और उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो लोग संतोषी होते हैं वे दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। इसलिए हर मनुष्य के लिए संतोष रहना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है बुद्धि। दूसरा गुण जो इस कहानी से मिलता है वह है बुद्धि। उसके पास बुद्धि, ज्ञान, विवेक है। वो किसी भी मुश्किल कार्य को भी हल कर सकता है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन हो। मंजिल तक पहुंचने के लिए बुद्धिमानी और सूझबूझ की जरूरत होती है। किसी भी कार्य को समझदारी से करने के लिए हमें अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करना चाहिए। जितना अधिक ज्ञान और विवेक होता है उतनी ही आसानी से हर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। इस कहानी में राधिका ने अपनी बुद्धिमानी का सही उपयोग किया और कठिन से कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लिया। इसलिए बुद्धि हर मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरी और सबसे अंतिम चीज है धैर्य। तीसरी बार राधिका ने सिखाई वो था धैर्य। एक ऐसा गुण जो किसी भी कठिन परिस्थिति में हर स्थिति और संतुलित रखता है। जब भी किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़े हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। जो लोग धैर्यवान होते हैं वह हर कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जो लोग किसी मुसीबत को देखकर घबरा जाते हैं वे उसे लड़ने से पहले ही हार जाते हैं। इसलिए धैर्य कभी नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। धैर्य से काम लेने पर उसका समाधान मिल ही जाता है। मित्रों, नारी की चतुर पत्नी राधिका ने अपने बुद्धिमानी, संतोष और धैर्य के गुणों का सही उपयोग करके अपने परिवार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया और गांव के कुछ गरीबों की भी मदद की। दोस्तों, ये कहानी आपको क्या सिखाती है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मित्रों, मिलते हैं अगली एक शानदार और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।